हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी हिंदी साहित्य। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि आज की हमारी क्लास होने वाली है भाषा विज्ञान कंटेंट के ऊपर और उसी पे हम क्लास लेंगे। मैं प्रियंका मौर्य और आप मेरे साथ एसपी हिंदी साहित्य पे क्लासेस करेंगे नेट जेआरएफ के लिए। ओके, तो नेट जेआरएफ में आज हमारा यूनिट 1 है। यूनिट 1 हम मतलब कि क्वेश्चन करके आ चुके हैं। आज हमारा कंटेंट का क्लास है, क्योंकि कंटेंट सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जो कंटेंट आज मैं आप सभी को बताऊंगी उसी कंटेंट में से हर बार प्रश्न में 3, 4, 5 जितने भी भाषा विज्ञान के ऊपर प्रश्न आते हैं, 1 या 2 प्रश्न छोड़ के 90% प्रश्न इसी स्लाइड से आ जाते हैं, एक ही क्लास से। तो आप यदि अच्छे से इस क्लास को कम्प्लीटली कर लेते हैं तो भाषा विज्ञान में आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी। तो चलते हैं हम आज अपनी क्लास में। तो पहला है हमारा राजभाषा हिंदी संबंधी महत्वपूर्ण आयोग। स्थापना, उनका स्थापना कब हुआ था और उनके अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में स्थापना हुआ था, ये भी देखेंगे। ओके, पहला है हमारा राष्ट्रपति आदेश। राष्ट्रपति आदेश 1955 ईस्वी में आया था। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना हुई थी 7 जून 1955 ईस्वी में। 7 जून 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन। संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1957 ईस्वी में गठित किया गया था। इसका गठन 1957 ईस्वी में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? गोविंद बल्लभ पंत के अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट है हमारा संसद की राजभाषा समिति के सुझाव। संसद की राजभाषा समिति के सुझाव ये 1959 ईस्वी में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति का दूसरा आदेश। ध्यान रहे, ये हमारा पहला आदेश, राष्ट्रपति का पहला आदेश 1955 ईस्वी में आया, स्थापित हुआ था। और राष्ट्रपति का दूसरा आदेश 1960 ईस्वी में स्थापित हुआ था। पहला आदेश जो हुआ था, आपके पेपर में जैसे पूछता है कि राष्ट्रपति का पहला आदेश, तो आप 1955 लगाएंगे। यदि पूछता है राष्ट्रपति का दूसरा आदेश, तब आप 1960 लगाएंगे। ओके, जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, आप उसके अकॉर्डिंग ही उत्तर देंगे। नेक्स्ट है हमारा राजभाषा विधायी आयोग। राजभाषा विधायी आयोग, इसका गठन किया गया था 1961 ईस्वी में। राजभाषा विधायी आयोग का गठन 1961 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, इसका गठन भी 1961 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा राजभाषा अधिनियम। राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी। राजभाषा संकल्प 1968। राजभाषा नियम 1976। राजभाषा संसदीय समिति का गठन 1976। याद रहे, संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1957 में हुआ था, गोविंद बल्लभ पंत के अध्यक्षता में। और फिर उसके बाद राजभाषा संसदीय समिति, संयुक्त और संसदीय में कंफ्यूज मत होइएगा। राजभाषा संसदीय समिति का गठन 1976 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रपति का ये दूसरा आदेश इस बार एग्जाम में पूछा गया था, जो 8 जनवरी को एग्जाम हुआ है रिसेंट में, उसमें पूछा गया था राष्ट्रपति दूसरा आदेश 1960 ईस्वी। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारा राजभाषा। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा की मान्यता दी गई। 14 सितंबर 1949 ईस्वी हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई। याद रहे, ये याद रखिएगा आप लोग।
पहला भाग 17वां, अनुच्छेद 343 से 351, ये हमें कंप्लीटली याद होना चाहिए। एक प्रश्न डेफिनेटली यहाँ से बनता ही बनता है। 8वीं अनुसूची 22 भाषा, अनुच्छेद 120 संसद की राजभाषा, अनुच्छेद 120 में है संसद की राजभाषा। अनुच्छेद 210 में है विधायी मंडलों की भाषा, अनुच्छेद 210 में है विधायी राज्य विधान मंडलों की राजभाषा, राज्य विधान मंडलों की राजभाषा। आते हैं नेक्स्ट पे। अब आते हैं अपने अनुच्छेद पे 343 से 351। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351। देखते हैं अनुच्छेद 343 क्या कहता है। अनुच्छेद 343 राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि तथा अंतरराष्ट्रीय का अंकन होगा किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 344 प्रत्येक राष्ट्रपति 10 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग का गठन करेगा। प्रत्येक मतलब जितने भी राष्ट्रपति होंगे, प्रत्येक राष्ट्रपति 10 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग का गठन करेगा। एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है, कंफर्म है, यहाँ से आपके 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाले यदि आप ये पूरी स्लाइड अच्छे से देख लेते हैं और याद कर लेते हैं तो। नेक्स्ट है हमारा 345 अनुच्छेद, अनुच्छेद 345 राज्यों को अपने राजभाषा चयन करने का अधिकार। राज्यों को, सभी राज्यों को अपने राजभाषा चयन करने का अधिकार 345 अनुच्छेद में दिया जाता है। अन्यथा यदि राज्य अपने राजभाषा का चयन नहीं करेगा तो अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाएगी। यदि राज्य अपनी राजभाषा चयन नहीं करेगा तो उसे अंग्रेजी का ही प्रयोग करना पड़ेगा। आते हैं अनुच्छेद 346 में, देखते हैं क्या कहता है 346 अनुच्छेद। संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य, संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी। संघ द्वारा निर्धारित एक राज्य तथा दूसरे राज्य के बीच जो भी पत्र की भाषा होगी उसे राजभाषा माना जाएगा। ये आता है 346 अनुच्छेद के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा 347 अनुच्छेद। राज्य की जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता। राज्य की जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता। राज्य की जनसंख्या की मांग पर राष्ट्रपति की अनुमति। यदि किसी भी राज्य में जब ज़्यादा जनसंख्या जिस भाषा की मांग करेगी उसे राष्ट्रपति अनुमति देगा तो उसे राजभाषा मानी जाएगी। ये ध्यान रहे क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। आते हैं नेक्स्ट पे। 348 अनुच्छेद क्या कहता है? उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में ही की जाएंगी। अनुच्छेद 348 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 349। देखते हैं क्या कहता है इसमें राजभाषा। भाषा संबंधी विधेयकों संशोधनों पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। किसी भी राजभाषा में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। राष्ट्रपति यह मंजूरी राजभाषा आयोग की सिफारिशों या राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके ही देगा।
राष्ट्रपति यह पूर्व मंजूरी राजभाषा आयोग की सिफारिशों या राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके ही आदेश देगा। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 350। अल्पसंख्यक वर्ग एक राजभाषा अधिकारी नियुक्त प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी। अल्पसंख्यक वर्ग में एक राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति तथा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। मातृभाषा मतलब हिंदी में, मातृभाषा अर्थात हिंदी में। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 351। देखते हैं इसके अंतर्गत क्या आता है। हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार, ये भी इस बार पूछा गया था एग्जाम में, 8 जनवरी वाले एग्जाम में, कि हिंदी की भाषा का प्रचार प्रसार किस अनुच्छेद में है। आंसर की आएगा तो आप खुद ब खुद देख लेंगे, पूरा कंप्लीट पेपर मैं आपको करवा दूंगी। आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी लोगों को? बताइए मुझे। ठीक है, चलते हैं आगे। ये है हमारा संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? पहला असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं हैं। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं हैं और संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। तो अब आप कहेंगे कि इसमें तो 14 ही है और इसमें 22 कैसे बता रहा है? तो उसके बाद बैक टू बैक जुड़ता गया है। आगे स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि कब कब और कितनी कितनी भाषाएं जुड़ी हैं मूल संविधान के बाद। मूल संविधान के बाद इसमें कुल सम्मिलित की गई भाषाएं, पहला सिंधी, दूसरा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तीसरे में आता है मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी। देखते हैं ये कब कब है। तो इसे आप नेपाली को आराम से याद कर सकते हैं, ट्रिक मैं बताती हूँ आगे आपको। ये है 21वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 ईस्वी में संशोधित किया गया था। इसमें केवल एक भाषा जुड़ी थी, वो है सिंधी। फिर दूसरे संविधान संशोधन में 71वें संविधान संशोधन में जो हुआ था 1992 ईस्वी में, इसमें 3 भाषाएं जुड़ी गई थी। इसका ट्रिक हो सकता है आप ले सकते हैं नमक, मैंने तो ऐसे ही याद किया था। पहला नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 92 संविधान संशोधन में जो 2003 में लागू किया गया था, इसमें 4 भाषा जुड़ी हैं। पहला है मैथिली, दूसरा डोंगरी, तीसरा बोडो और चौथा है संथाली। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये है, ध्यान से इसको देखिएगा, बोली और बोलियों का क्षेत्र। बोली और बोलियों का क्षेत्र, हिंदी की उपभाषाएं तथा बोली। पहला है सौरसेनी अपभ्रंश। अपभ्रंश पे कौन कौन से अपभ्रंश है? सौरसेनी अपभ्रंश। फिर है हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश। फिर है हमारा मगही, मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। अब आते हैं उपभाषा पे। उपभाषा में कौन कौन सी हैं? सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है
राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। 3 भाषाएं निकली है शौरसेनी अपभ्रंश से। देखते हैं अर्धमागधी से क्या क्या भाषाएं निकली हैं। पूर्वी हिंदी केवल एक, पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट है मागधी। मागधी से हमारी निकली है बिहारी हिंदी। यहाँ तक क्लियर है आपको? चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा बोली। बोली में देखते हैं किस भाषा से, किस उपभाषा से कौन सी बोली निकली है। राजस्थानी से मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी या ढूंढानी। पहाड़ी हिंदी से दो बोलियां निकली हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। पश्चिमी हिंदी से 2 भाग है, आकार बहुला और ओकार बहुला। ओकार बहुला में भी 3 बोलियां हैं और आकार बहुला में भी 3 बोलियां हैं। ओकार बहुला में ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली। आकार बहुला में है कौरवी या खड़ी बोली, हरियाणवी और दक्षिणी। अब आते हैं इसकी उपबोली या क्षेत्र पे। उपबोली या क्षेत्र कह लीजिए। मारवाड़ी से निकली है जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, चरू, नागौर, पाली। याद रखिएगा पाली किस भाषा से निकली है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पाली बोली का क्षेत्र है कहाँ पे? मारवाड़ी। मारवाड़ी। जालौर, बाड़मेर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पूर्वी भाग में। फिर चलते हैं मालवी पे। मालवी उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़, गुना, नीमच, टोक। मेवाती में है 3, अलवर, गुड़गांव, भरतपुर। जयपुरी और ढूंढानी में है हड़ौता, कोटा, बूंदी, वारन, झालावाड़। कुमाऊनी में है नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरा। ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरा कुमाऊनी में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा गढ़वाली। गढ़वाली गढ़वाल, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी के आसपास क्षेत्र में। ब्रजभाषा में 3 हैं, 3 क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली। और मध्य प्रदेश में है ग्वालियर का पश्चिम भाग। राजस्थान में है भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर का पूर्वी भाग। कुमाऊनी पे आते हैं। कुमाऊनी कहाँ पे बोली जाती है? फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, इटावा, शाहजहांपुर। बुंदेली भाषा देखते हैं कहाँ पे बोली जाती है। बुंदेली झांसी, जालौन, हमीरपुर, चांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, नरसिंहपुर और सिवानी, होशंगाबाद। नेक्स्ट है हमारा कौरवी। कौरवी कहाँ पे बोली जाती है? रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, अंबाला, मुजफ्फरनगर, पटियाला के पूर्वी भाग में। पटियाला के पूर्वी भाग में। हरियाणवी कहाँ बोली जाती है? दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल, जिंद, हिसार, रोहतक, नाभा, पटियाला। पटियाला के पूर्वी भाग में कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली और कौरवी। और मेन पटियाला में हरियाणवी बोली जाती है। दक्षिणी में आ जाते हैं अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार और मुंबई। इस क्षेत्र में बोली जाती है दक्षिणी।
नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के 3 भाग हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ध्यान रखिएगा, पूर्वी हिंदी में आते हैं। अवधी अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर। रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी में अवधी बोली जाती है। नेक्स्ट है बघेली। बघेली मध्य प्रदेश के क्षेत्र में दमोह, जबलपुर, रीवा, मुंडाला और बालाबाट। बघेली उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है। बादा, फतेहपुर, हमीरपुर आदि जिलों के कुछ भागों में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी। सहगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर, रायपुर, खैरागढ़ और कोरिड। नेक्स्ट है हमारा मागधी। मागधी से कौन सी बोली निकली है? बिहारी। और बिहारी से भी 3 बोलियां निकलती हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुरी उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है, बिहार में भी बोली जाती है और झारखंड में भी बोली जाती है। झारखंड में याद रखिएगा रांची और पलामू 2 जगह पे भोजपुरी बोली जाती है। मगही बिहार, पटना, मुंगेर, जहानाबाद, नालंदा, नावदा, जमुई, शेखपुर, औरंगाबाद, लखीमपुर, भागलपुर। इसमें आरा भी रहेगा। भोजपुरी आरा में भी बोली जाती है, आरा बिहार में। झारखंड में है पलामू और हजारीबाग। मैथिली पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, उत्तरी संथाल परगना, दिनाजपुर, तिरहपुर, सविडीज की सीमा के आसपास नेपाल की तराई में मैथिली बोली जाती है। नेपाल के तराई में मैथिली बोली जाती है, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट पे। अब ये देखते हैं कि कौन कौन सी बोलियों का नामकरण किस विद्वान ने किया है। हिंदी बोलियां और उनका विकास, बोलियों का विकास कैसे हुआ है। प्रमुख बोलियां, बोली और नामकरण कर्ता। कौरवी नामकरण किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन ने। राजस्थानी भाषा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। डिंगल बाकी दास ने। ब्रजबोली ईश्वर चंद्र गुप्त ने। बिहारी ग्रियर्सन ने। भोजपुरी रेमंड ने। मैथिली कोलब्रुक ने। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा हिंदी बोलियों का प्रमुख उच्चारणगत वर्गीकरण। उच्चारणगत विशिष्टता और बोली। ओकार बहुला में कौन कौन सी बोली आती है? ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी। आकार बहुला में 2 बोलियां आती है, कौरवी और दक्षिणी। उदासीन आकार बहुला में भी 2 बोलियां हैं, अवधी और बघेली। इकार बहुला में केवल 1 बोली है, वो है भोजपुरी। ये तो याद ही रहेगा आप लोगों को, भूलेंगे थोड़ी। अब आ जाते हैं वर्ग पे। किस उच्चारण स्थान, वर्ग, ये सारी चीजें। स्पर्श व्यंजन में क्या क्या आता है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसको याद कर सकते हैं, कचट, तप। ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व। उष्ण संघर्षी व्यंजन में स, स, ह।
फिर नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन में छ, ज्ञ, स्र, ये संयुक्त व्यंजन है। प्रकंपित या लुंठित, ये भी इस बार एग्जाम में पूछा गया था 8 जनवरी को। 8 जनवरी वाले एग्जाम में ये पूछा गया था। र कौन सा व्यंजन है, प्रकंपित है, लुंठित है? ये दिया गया था कि लुंठित में ल, जबकि ये गलत है, तो हमारी ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, मिलान वाले में दिया था कूट में। पार्श्विक व्यंजन में ल, उच्छिप्त व्यंजन ड़ ढ। नेक्स्ट है वत्सर्य व्यंजन में है न, र, ल, स। स्वतंत्र मुखी या काकल्य, स्वतंत्र मुखी कह लीजिए या काकल्य, इसमें केवल ह है। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण और स्वर। अग्र स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? ई, ए। मध्य स्वर में केवल अ। पश्च स्वर में अ, आ, उ, आ, ओ, औ। मुख द्वार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख द्वार के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, स्वर। संवृत में कौन कौन से आते हैं? ई, उ। अर्ध संवृत में ए और ओ। विवृत में केवल आ। अर्ध विवृत में अ, ए, औ, आ। समझ में आ गया आप लोगों को इतना? बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर कल नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ, या आपकी नज़र में जो भी हो परिचित में, जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा हो, जून की प्रिपरेशन कर रहा हो, उसको आप क्लास ज़रूर शेयर करिए। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।